हेलो। देखिए, आपका रेगुलेशन चल रहा था आपका। और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन चल रहा था। ये सोमवार से भाई आपका पहले सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी। और आपका पुलिस एक्ट 3-4 दिन का है, उसके बाद आपका आईपीसी शुरू होगी। यानी कि आपका पुलिस एक्ट जल्दी अब समाप्त किया जाएगा। उसके बाद अभी लिखवाना भी है, 3-4 दिन लगेगा लिखवाने में। तो आज लेक्चर हो जाए, कल केवल पुलिस एक्ट चलाते हैं, ताकि आपका आज मान लीजिए 50 पैरा लगभग हो जाएगा। कल अगर दोनों टाइम चलता है तो 100 पैरा पढ़ा देंगे, यानी कि सीआरपीसी वाला भी रोका जाए, और ताकि सोमवार या मंगलवार से इसको लिखवाया जाए। और सीआरपीसी आपका पहले पीरियड में लगा देंगे, और आईपीसी सेकंड पीरियड में। आपका अभी 3-4 दिन बाद, यानी कि आईपीसी अभी 4-5 दिन बाद लगेगी, ये लिखवा दिया जाएगा तब। यानी कि अभी लिखवाना है इसमें। देखिए, आपका पैरा कहाँ तक चला था। ये आपका देखिए, यहाँ से भाई क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसीलिए इसको रोका गया था। आपका 291 जीडी और सीडी के रख रखाव के नियम। यानी कि आपका इधर 3-4 पैरा पढ़ना है। आपका पैरा 291 में है, जीडी यानी कि जनरल डायरी, अर्थात साधारण डायरी, या स्टेशन डायरी, अर्थात ऐसी डायरी जो थाने में रहती हैं और थाने की पल पल की गतिविधियों को हेड मुहर्रिर उसमें दर्ज करता है। कौन पकड़ कर लाया गया, कौन लेटर आया, कितना धन आया, किसकी ड्यूटी कहाँ लगी, परेड सुबह की हुई कि नहीं, कौन पुलिस वाला छुट्टी पर है, कौन लावारिस सामान बरामद होकर आया, कौन रिमांड पर आया, कौन न्यायालय में पेश करने के लिए अभियुक्त गया है, इत्यादि। अब उतना नहीं जानना है। यानी कि जीडी में आपका ये सब लिखा जाता है। जबकि दूसरी जो डायरी होती है उसे सीडी कहा जाता है। सीडी का फुल फॉर्म है केस डायरी। केस डायरी जो होती है, जितने अपराधों का अन्वेषण पुलिस करती है, आपका उन अपराधों के लिए, उन अपराधों के बारे में जो भी पता लगता है, तो वह सभी अपराधों के बारे में अलग अलग डायरी होती है, जिसे सीडी कहा जाता है। तो जनरल डायरी को रोजनामचा आम कहा जाता है, और आपका केस डायरी को रोजनामचा खास। जैसे ए ने बी की घोर उपहत की, तो ए ने बी की घोर उपहत या गंभीर चोट पहुंचाई है, इसकी एफआईआर हुई, पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो उस मामले से संबंधित जो भी बयान होंगे, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, गवाहों के बयान होंगे, वह सीडी में या केस डायरी में दर्ज होंगे। और जब केस डायरी बन जाती है, तो वह सील बंद करके पुलिस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश की जाती है। यानी कि जीडी नहीं की जाती, कोर्ट में कौन दे दी जाती है, सीडी। तो आगे सीआरपीसी में सेक्शन 172 में सीडी के बारे में आपका विशेष और प्रावधान किया गया। तो नियम यह है कि आपका सीडी के रख रखाव के नियम, ये आपका पैरा नंबर 291 में है। इसके बाद जीडी एवं सीडी की खाली जिल्दों के पन्नों की गणना वितरण के पूर्व किया जाता है। यानी कि 292 ये कहती है कि जब थाने थाने के भार साधक अधिकारी को जीडी वाली आपका मने रजिस्टर मिलता है, या सीडी वाली, तो ऐसी दशा में आपका वो पृष्ठ वाइज रहेगा, यानी कि क्रम वाइज रहेगा, पृष्ठ वाइज जिल्द वाइज। तो उसी समय गिन लेना चाहिए कि कोई पृष्ठ निकला तो नहीं है। अगर निकला है
तो वहाँ आपका आपत्ति करिए, नहीं तो ये भी होता है कि बीच से ही पन्ना क्या कर लेते हैं लोग। तो इसीलिए आपका पेजिंग नंबर होता है और हर एक पन्ने पर आपका जब छपती है तो एसपी साहब का मुद्रा लगा रहता है, यानी कि जो मोहर होती है एसपी की वह लगी रहती है हर एक पृष्ठ पर। और आपका जिल्द वाइज रहेगी, क्रम वाइज रहेगी, ये नहीं कि आप बीच से फाड़ कर निकाल लीजिए। तो आगे आपका देखा जाए पैरा 293 केस डायरी में प्रारूप क्रमांक 280 को संलग्न करना, ये भी छोड़ देना है। आपका 294 फिर पूछा जाता है। 294 इधर याद रखिएगा भाई, अंडरलाइन कर लीजिए कि जीडी लिखने का नियम, यानी कि जीडी लिखने का नियम का मतलब ये हुआ कि जो ये रोजनामचा आम है या जनरल डायरी है या स्टेशन डायरी है या साधारण डायरी, सब एक ही है। ये जो मैं फिर बता दूं, ये थाने में रहती हैं। बहुत बड़ा रजिस्टर होता है, एक थाने का हेड मुहर्रीर होता है, जो जिसका काम ही है कि पल पल की घटनाएं, जो आंतरिक बातें हैं उसमें क्या करे, लिखे। यानी कि अभी हम बताए हैं आपका क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, ये तो आगे बताया जाएगा अभी। तो आपका जो जीडी लिखी जाती है, आपका कितनी प्रतियों में लिखी जाती है, आपका ये जानना है तो 2 प्रतियों में। एक प्रति थाने में रहेगी और जो मूल प्रति रहेगी आपका उस डिवीजन के अधीक्षक यानी कि एसपी या आपका सहायक अधीक्षक यानी कि असिस्टेंट एसपी या उपाधीक्षक यानी कि डीवाईएसपी को भेजी जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से आपका पूछ सकता है कि जो डीजीडी होती हैं या जो थाने में रजिस्टर होता है जिसमें पल पल की घटनाएं लिखी जाती हैं, वह कितनी प्रतियों में लिखी जाती है? 2 प्रतियों में। मूल प्रति किसको भेजी जाएगी? या तो एसपी को या सहायक एसपी को या डीवाईएसपी को। और सेकंड प्रति थाने के रिकॉर्ड का क्या होगी? भाग होगी। ये मुख्य रूप से जानना है। इसके बाद आपका 295 भी याद रखना है कि जीडी में अभिलिखित की जाने वाली बातें, तो आपका पहले ही बताया गया है, यानी कि कौन कौन सी बातें आपका जनरल डायरी में लिखी जाएंगी। ये 19 बातों का टोटल उल्लेख किया गया है। तो मुख्य मुख्य बातें हम बताते हैं। 19 बातों में से सुबह की परेड लिखी हुई कि नहीं, कौन परेड में हिस्सा लिया। फिर आपका कह सकते हैं कि कौन सा लेटर आया, कौन सा लेटर भेजा गया, किसकी ड्यूटी कहाँ गई माने लगाई गई है आपका। इसके बाद आपका कौन सा वाहन या वस्तु लावारिस बरामद हुई, किसने एफआईआर दर्ज कराई, शॉर्टकट में एनसीआर किसने दर्ज कराई, कितना धन आया थाने पर, कितना धन आपका गया, कौन न्यायालय से वारंट या समन आया है, उसका निष्पादन हुआ कि नहीं, या इत्यादि। यानी कि पल पल की जो घटनाएं हैं इत्यादि मैंने और भी बातें, वो कहाँ लिखी जाती है? आपका जनरल डायरी या जीडी में। इसके बाद आपका जीडी का सूर्यास्त पर बंद हो जाना, पैरा 297, यानी कि आपका जब तक कि एंट्री आवश्यक न हो, जब सूर्यास्त हो गया यानी कि सूर्य अस्त हो गया तो जीडी में लिखना बंद कर देना चाहिए। और जो रात में सूचनाएं या घटनाएं हैं वह अगले दिन जीडी में दर्ज करना चाहिए। यानी कि इसका मतलब कि रात में सामान्यतः जीडी न लिखी जाए, लेकिन लिखने आवश्यक हो तो लिखी जा सकती है। जनरल रूल है कि रात में एंट्री न की जाए। देखिए उस समय आपका न बिजली का अभाव था, माने बिजली का भी अभाव था, ज़्यादा प्रकाश नहीं थे, थाने अंधेरे में थे। इसलिए उस समय 1861 में, यानी कि लगभग आपका 160 साल पहले, यानी कि 160 साल पहले आपका ये नियम बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में तो सारी सुविधाएं हैं, तो इसलिए
अब आपका जो ये सामान्य नियम है कि जीडी रात में नहीं लिखनी चाहिए, तो लिखी भी जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। सामान्यतः बंद कर देना चाहिए जब तक कि आवश्यक न हो। आवश्यकता पड़ने पर जीडी में बातें रात में भी क्या की जा सकती है, दर्ज। कोई पूर्ण नियम नहीं है। इसके बाद आपका जीडी का डीएम अथवा एसडीएम के पास भेजने का नियम, यानी कि इसका मतलब ये है कि जीडी भेजी जा सकती है एक प्रति किसके पास, डीएम या एसडीएम के पास। इसके बाद आपका 299 पुलिस डायरी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना। तो जब जीडी से कोई साक्ष्य प्राप्त हो सकता है तो न्यायालय चाहे तो आपका जीडी को थाने से मंगा सकता है, लेकिन एसपी साहब कुछ आधारों पर जीडी पेश करने से क्या कर सकते हैं, इनकार। तो उतना नहीं जानना ज़्यादा। क्या कोर्ट मंगा सकता है कि नहीं, मंगा सकता है। किस पैरा में, 299। इसके बाद देखिए आपका 300 पैरा फिर महत्वपूर्ण है। मुखबिरों के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। जब भी ये आपका पढ़िए, आपका साक्ष्य जोड़ लीजिए इसी पर। साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 पढ़िएगा, जो मुखबिरों को संरक्षण देती है। और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 300 भी मुखबिरों को संरक्षण देता है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये समझिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 कहती है कि पुलिस को किसी अपराध की सूचना कहाँ से मिली और किस व्यक्ति ने दी, ये पुलिस से नहीं पूछा जाएगा। अर्थात सूचनादाता का नाम प्रकट करने के लिए पुलिस बाध्य नहीं है। तो पैरा 300 बताता है कि भाई जो भी आपका गुप्तचर है या थाने के मुखबिर हैं, तो उनके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। और ये सावधानी ये बरतनी चाहिए थानेदार और पुलिस वालों को कि उनके बारे में आम जनता को जानकारी न हो पाए। क्योंकि आप फिल्मों में भी देखते हैं कि जैसे ही जासूस या मुखबिर आपका या ट्रैप विटनेस इत्यादि कहिए या पास साक्षी, जैसे ही इनका पता लगता है तो अपराधी पहले किसको ठोकते हैं, मुखबिर को, यानी कि जासूस को। फिर पुलिस से बाद में निपटते हैं। क्योंकि ये मुखबिर करता क्या है, ये पुलिस को खुफिया जानकारी देता है। तो कानून ये कहता है कि इनका नाम दरोगा जी अपनी पर्सनल डायरी में लिखे, नाम पता मोबाइल नंबर, और किसी को प्रकट होने दे कि न होने दें, न होने दें। क्योंकि प्रकट हो जाएगा तो क्या मतलब जासूस का। तो ये किस पैरा में है आपका, आपका पैरा 300। और जासूस द्वारा दी गई सूचनाएं उसका नाम प्रकट नहीं किया जाएगा। ये किस धारा में एविडेंस का, 125। यही जोड़ लेना है भाई, एविडेंस की कौन सी धारा। अब आइए अध्याय 23 चले जाए। पुलिस थाना पर रखे गए लेखे, इससे भी कम क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से भी एक या दो पैरा से भले बन जाए, आज तक के इतिहास में कम ही क्वेश्चन बना है। यानी कि आपका जो पुलिस थाने में रखे गए लेखे हैं, अकाउंट हैं, रोकड़ बही है, यानी कि कैश बुक है, ये सब आपका देखना है। तो रोकड़ बही लिखने के नियम आपका 301 में है। आपका फार्म संख्या 214 224 में हिंदी कैश बुक में दर्ज की जाती हैं। कितना धन आया और यानी कि कितना धन गया, ये सब कहाँ लिखा जाता है, ये भले पूछ ले। तो हिंदी कैश बुक जिसका प्रारूप संख्या क्या है, तो 224, ये भले अंडरलाइन कर ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो पढ़ना है, धन की प्राप्ति व वितरण का उल्लेख जीडी में करना। कितना धन थाने में आया,
कितना बांटा गया या वितरित हुआ, शॉर्टकट में कहाँ लिखा जाएगा। आपका हिंदी कैश बुक में तो डिटेल में लिखा जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में किस में लिखा जाएगा? जीडी में। जीडी कौन लिखता है? हेड मोहरी। बताया गया था, अभी कौन लिखता है? अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका ये सब छोड़ दीजिएगा, अग्रिम धन आपका ये सब भी नहीं आता। इसके बाद आपका ये 306 चेकों की पुस्तिका का रख रखाव, यानी कि थाने में चेक दिए जाते हैं तो उनका भी अच्छे से रख रखाव किया जाए। यानी कि अब चेक का, अब तो ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है, पहले चेक दिए जाते थे, तो ये भी आपका चेकों का ज्ञापन भी नहीं पूछा जाता। अब आइए आपका अध्याय 24 भारतीय राज्य, पैरा 309 से 321 तक था, इसे रिपील कर दिया गया है। यानी कि कुछ धाराएं पढ़ने से क्या मिल गई? मुक्ति। यानी कि कौन सा पैरा 309 से 321, इन्हें क्या कर दिया गया है? रिपील। इसके बाद आपका अध्याय 25 से क्वेश्चन एक या एक बनते हैं। यानी कि इधर से आपका अध्याय 25 से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। 3 या 4 पैरा मैं मुख्य रूप से बताऊंगा, वहीं अंडरलाइन करना है। देखिए आपका एक एक करके भाई। जन्म एवं मरण की रिपोर्ट देना और उनका पंजीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि गांव में जितने लोग मर रहे हैं या कितने लोग जन्म लिए, इसकी रिपोर्ट दी जाएगी, इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इसका रिपोर्ट कौन देगा? तो गांव में चौकी पहरा देने और जन्म मरण की रिपोर्ट देने का कर्तव्य किसका बताया गया था? तो किसका बताया गया था? ग्राम चौकीदार का। तो ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि कौन बच्चा पैदा हुआ और कौन व्यक्ति मर गया, इसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दे। तो बताइए, ग्राम चौकीदार महीने में कम से कम कितनी बार थाने जाता है? 2 बार। उसी में से एक बार उसे वेतन दिया जाएगा और जन्म मरण की रिपोर्ट लेकर जाता है, ये भी याद रखना है। तो यही सब पढ़ना है कि जन्म मरण की रिपोर्ट। और इसमें आपका एक पॉइंट ये आएगा कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है और उसका अता पता नहीं है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है, तो उसके धर्म की पहचान करके उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 2 जगह मिलेगा, एक आपका लाबादा शव और एक जन्म मृत्यु की क्या पहचान में। देखिए भाई, आपका भी आगे इसको पढ़ाया जाएगा। देखिए आपका भाई पैरा 322 अंडरलाइन कर लीजिए कि जन्म मृत्यु की सूचना देने का ग्राम चौकीदार का कर्तव्य पहले ही बताया जा चुका है। यानी कि आपका कह सकते हैं जन्म मृत्यु अगर होती है तो ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि ग्राम सभा के सभापति को या उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति को या उस क्षेत्र के सचिव को या सचिव को ऐसी रिपोर्ट दे। यदि आपका कह सकते हैं कि यदि कोई शासकीय पेंशनर या भारतीय सेना का कोई गैर आयुक्त अधिकारी जो छुट्टी पर हो, या निजी व्यक्ति या कोई विदेशी व्यक्ति हो जिसकी मृत्यु हो गई है, तो चौकीदार इस मृत्यु की तुरंत सूचना किसको देगा? थाना अधिकारी को। यानी कि सामान्य नियम है कि प्रधान को या उप प्रधान को या उस गांव के सचिव जो होते हैं,
उनको सूचना ग्राम चौकीदार दे कि ये व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया है। लेकिन अगर कोई पेंशनर मरता है या भारतीय सेना का कोई गैर आयुक्त अधिकारी मरता है जो छुट्टी पर आया है, या कोई विदेशी मर गया, तो इसकी सूचना चौकीदार तुरंत किसको देगा? थाने पर। या जो ये लोग क्या हुए हैं, गांव में आकर मर गए। अब आइए आपका पैरा नंबर 235, पेंशनर की मृत्यु या लापता होने की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को देना। यानी कि अगर कौन मर जाता है, कोई पेंशनर, या आपका पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, या पेंशनर लापता हो जाता है, तो ऐसी दशा में आपका थाना प्रभारी को सूचना दी जाएगी और वह जीडी में लिखेंगे कि ये सरकार से पेंशन पाता है, अब क्या हो गया है, मर गया है। जीडी में लिखा जाएगा भाई। इसलिए आपका सूचना देने का प्रावधान है कि सरकार अब पेंशन बंद कर देगी मरने के बाद। तो कई लोग तो आपका 3 माह तक पेंशन उठाते रहते हैं, क्योंकि 3 माह तक जीवित प्रमाण पत्र 3-3 माह पर देना है। तो आपका वैसे ही भाई खाते में पैसा जा रहा है, 3 माह के बाद जीवित प्रमाण पत्र देना रहता है, तो 3 माह तक तो पैसा मिल ही सकता है अगर पहले मर गए तो। आपका अगला देखिए, आपका ये जो पूछा जाता है 327 एक लाइन, कि किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी क्या करेंगे? तो पुलिस अधीक्षक को सूचित करेंगे कि ये विदेशी मर गया है, और उसका कागज पत्र भी क्या करेंगे? टटोलेंगे कि कहाँ किस देश का नागरिक है, ताकि उसके दूतावास को सूचना दी जा सके, और दूतावास चाहे तो उस शव को उसके देश को क्या कर सके? भेज सके। भाई अमूमन यही होता है कि अगर कोई विदेशी भारत में आया है, भारत में मर जाता है, थानेदार साहब क्या करते हैं? उसका पासपोर्ट इत्यादि देखेंगे, तुरंत एसपी को सूचना देंगे, और उसके बाद आपका उस देश के राजदूत को सूचना दी जाती है, और राजदूत अब जैसा करें, ये भी हो सकता है कि उसके देश को वह लाश क्या की जाए? भेजी जाए। आपका ये नियम आपका 327 में है। अब आइए आपका अध्याय 26। अध्याय 26 में आपका लाबादा 100 मिलेगा। आपका देखिए, अध्याय 26 काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश। यानी कि अगर अकाल पड़ गया है, अकाल का मतलब ये हुआ कि आपका बारिश ही नहीं हुई, अन्न ही उत्पन्न नहीं हुआ, अब लोग भूख के कागार पर हैं, सूखा पड़ गया, पूरा बाढ़ आ गई है इत्यादि, भूकंप ही आ गया, यानी कि अकाल पड़ गया है। और अकाल में होता क्या है, देखिए आपका एक उदाहरण भी यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। देखिए आपका, जैसे कि आपका आप कोरोना को ही ले लीजिए। कोरोना में जो साइबर अपराधी थे, ये काफ़ी सक्रिय रहे, आज भी सक्रिय हैं। यानी कि कोरोना काल के पहले साइबर अपराध थोड़ा कम होते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को या तिकड़मबाजों को मौका मिला, वह कोरोना काल में अब बैठे बैठे क्या करता, यानी कि मरता क्या न करता। तो बैठने से अच्छा है कि कुछ तिकड़मबाजी ही लगाई जाए। तो हैक कर लीजिए, मोबाइलें कर लीजिए, फेसबुक कर लीजिए, और आपका पेगासस जैसे मामलों में तो एक मिस कॉल भी आ गया आपके मोबाइल पर, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पूरा सिस्टम क्या हो गया, हैक। मैंने पूरा, आप ये ना समझिए कि मोबाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सुरक्षित है। हैकर चाहे तो आपके मोबाइल को क्या कर सकता है, और तमाम लोगों के खाते से ऑनलाइन आपका खरीदारी लाखों की हो जाती है, और पता लगता है कि पैसा कट गया। अब पुलिस आपका जाइए, तो आपका पुलिस के पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है
कि वह पता लगा पाए कि साइबर अपराधी कौन है। वैसे जो साइबर अपराधी होते हैं, उनको उनका पता लगाना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसके लिए पुलिस विभाग में चाहिए कि जो आपका आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियरिंग करके आए हैं लड़के, यानी कि बीटेक एमटेक करके आए हैं, उनको भर्ती करें अलग से और साइबर अपराधियों से क्या करिए, निपटिए। तो आपका अकाल का मतलब कि अनाज ही नहीं है, सूखा पड़ गया, लोग मर रहे हैं, लोग आपका इधर-उधर घुमंतू की तरह घूम रहे हैं। तो अकाल के समय मानव मानव को भी मार कर खा जाता है। लेकिन एक उदाहरण आपका देखा जाए, एक उदाहरण अच्छा, यानी कि ये उदाहरण ये सबक देगा कि अकाल के समय आप मानवता दिखाइए। अगर आपने मानवता नहीं दिखाई, तो ऐसी दशा में जीवन भर आप हो सकता है पछताएं। जब कोरोना काल आया था तो मैंने भी मानवता दिखाई और कई जगह मैं आपका मैंने अनाज भी दिया, मैं आटा भी दिया, यानी कि सलोरी इत्यादि में मैं भी जाकर भाई आटा बाँटा। और जितने बच्चे थे, मैं बिना पैसा लिया हुए हुए स्वेच्छा से आपका 7 6-7 माह पढ़ाया था। मैं पढ़ा भी था उसी समय ज़्यादा। उस समय मुझे भी मौका मिला तो दिमाग मैं खाली नहीं रखा। मैं दिमाग को पढ़ाई में लगाया। उसी समय पढ़ने का मुझे भी मौका मिला और पढ़ा भी और ऑडियो से लोगों को पढ़ाया भी। और जितने बिहार के माइनर सब्जेक्ट थे और कुछ मेजर, सब ऑडियो से पढ़ा दिया गया। लेकिन ये है कि आप अगर समाज का हित करते हैं, तो उसका प्रतिफल एक न एक दिन आपको मिलता है और मिला भी बाद में। आपका जब ऑनलाइन चलने लगा, तो हज़ारों लोग उस ऑडियो को सुनकर प्रभावित हुए और आज भी कई हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं भाई। तो आपका यानी कि उसमें उदाहरण देखिए क्या हुआ था। आपका दक्षिणी देश में अकाल पड़ा था। एक बच्चा भूख से तड़प रहा था। एक गिद्ध पास में बैठा था। गिद्ध आंखें गड़ाया था कि ये बच्चा मरे तो मैं इसका क्या करूं निवाला। तो एक पत्रकार साहब गए थे। बस उन्होंने क्या काम किया कि थोड़ा दूर पर बैठकर आपका ये सीन बनाए, पिक्चर खींचे, फ़ोटो खींचे और फ़ोटो खींच के तुरंत भागे वहाँ से और फ्लाइट पकड़कर अपने देश चले गए। जब ये फ़ोटो दुनिया के सामने आया, तो बहुत तारीफ़ हुई और इन्हें पुरस्कार भी मिला। तो आपका जब पुरस्कार मिला, तो आपका लोगों से कहा गया क्वेश्चन पूछिए, तो एक लोग कहे कि वहाँ एक गिद्ध नहीं था, 2 गिद्ध थे। आपका परम कर्तव्य था कि बच्चे को बचाते, तो आप भी तो एक गिद्ध थे। वह गिद्ध तो नज़र गड़ाए ही था कि बच्चा मरे तो हम खाएं। आप गिद्ध से कम थोड़े थे। आप भी तो नज़र गड़ाए थे कि फ़ोटो खींच के मैं भागूं, ताकि कह सकते हैं कि पैसा हमें मिले, अवार्ड मिले। तो अवार्ड के चक्कर में आपने बच्चे की जान ले ली, तो क्या उस गिद्ध से आप कम गिद्ध हैं? तो ऐसी दशा में ये बात उस आदमी को लग गई और उसके बाद 2-4 दिन बाद 5 दिन वो आदमी मर गया जो फ़ोटो खींचा था। यानी कि कुल मिलाकर ये बताता है कि एक मानवता भी होती है। भले उसका विधिक कर्तव्य न हो कि बच्चे को भोजन दे मरते हुए, लेकिन एक मानवता के नाते, नैतिकता के नाते वह चाहता तो एक बच्चे को क्या कर सकता था, बचा सकता था। तो अकाल के समय दूसरा उदाहरण देखिए, तब बैरक शुरू किया जाए। अकाल के समय आपका एक जो होता है खजाने का मुँह खोला जाता है। जो खजाना रहता है उसको उससे सामान खरीद कर बाँटा जाता है। जो भी आपका भूखे लोग हैं, उनको आपका आश्रय गृह खोला जाता है, वहाँ पहुँचाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है चलने में, तो पुलिस का काम है कि आश्रय गृह तक पहुँचाए।
अगर कोई थाने में आ जाए घुमंतु, तो अगर भूखा है तो पुलिस का कार्य है कि भोजन कराए और उसे कहे कि यहाँ सराय खुला है, वहीं जाकर रहो और क्या करो, भोजन। तो ऐसी दशा में आपका बिहार का भी बहुत अच्छा उदाहरण है, जो हमने गिद्ध का बताया। बिहार में एक बार पटना में बाढ़ आई थी, बहुत माने भयंकर बिहार में बाढ़ आती है। डीएम थे, अभी नए नए डीएम थे, और आपका बाढ़ में बहुत काम किए थे, यानी कि आपका राहत का काम बहुत ज़्यादा किए थे। अथाह धन होता है आपका, अरबों करोड़ों का धन आपका काम किए। जब बाद में ऑडिट हुई तो पता लगा कि सबसे बड़ा घोटाला ये अकाल में ही हो गया, और डीएम ने इतना धन जारी किया और इतना धन क्या किया, खा लिया, यानी कि भ्रष्टाचार कर लिए। भाई जिसकी वाहवाही 2 साल से 3 साल से हो रही हो, अचानक लोग थू थू करने लगे, तो जो आपका थोड़ा दिल वाला आदमी रहता है उसको लग जाती है। और डीएम लास्ट में आत्महत्या करनी पड़ी, यानी कि डीएम ने लास्ट में क्या कर ली, आत्महत्या। जबकि विश्व में वो प्रसिद्ध हुए थे कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में पता लगा कि करोड़ों का क्या कर लिया है, घोटाला। तो बाद में पता लगा, यानी कि न आपका ये है। तो वही जो अकाल का समय है, उसमें पुलिस का क्या कर्तव्य है, ये आपका मेंस में भी आ चुका है, और 2-3 पैरा इसमें प्री में भी पूछा जाता है। देखिए आपका पैरा 328 से लेकर और आपका 337 तक। देखिए आपका जिलाधिकारी द्वारा अकाल के प्रारंभ पर परीक्षण कार्य और निर्धन आवास गृह खोला जाना, यानी कि जब अकाल का समय हो तो डीएम का ये कर्तव्य है कि आपका परीक्षण कार्य करें और निर्धन आवास गृह खोलें, ताकि जो भूखे हैं या जो पानी नहीं मिल रहा है, जाकर उस आवास गृह में रहें और क्या करें, भोजन और पानी मिले। ये किस पैरा में है डीएम का कर्तव्य, 328 डीएम का कर्तव्य है। अगला देखिए पैरा आपका 329, जब 328 अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने पर आए तब कार्यवाही, तो पुलिस को क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घूमते हुए थाने पर आ जाए तो पुलिस को भगा देना चाहिए कि भूखा है तो खाना खिलाना चाहिए, खाना खिलाए। इसके बाद कह दे कि आपके लिए आश्रय गृह बना है, वहाँ चले जाइए। अगर समर्थ हैं तो पैदल चले जाइए, और अगर ऐसा व्यक्ति असमर्थ है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह क्या करे, पहुँचाए कि न पहुँचाए, और कहाँ तक पहुँचा दे। जो निर्धन आवास गृह डीएम ने क्या किया है, खोला है। भाई संभालते डीएम तो आकर अकेले संभालेंगे नहीं, तो ये सब तो ये पुलिस का। इसके बाद पैरा 330 पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा अधीक्षक को साप्ताहिक सार संक्षेप भेजना, यानी कि इसका मतलब थानेदार सप्ताह में एसपी साहब को रिपोर्ट करें कि क्या माहौल है। अगला देखिए आपका इसके बाद आपका 332 जिलाधिकारी के आदेश से धन का वितरण होगा। तो अथाह धन आता है और डीएम के आदेश से क्या होता है, वितरण। जो मुख्य इसमें से है आपका पैरा 333 पुलिस द्वारा लावारिस लाशों का निस्तारण। देखिए आपका जब भी ये पैरा पढ़िएगा तो इसके साथ 135 ए धारा भी पढ़िएगा, लिख लीजिए। 135 पे दोनों एक साथ पढ़िएगा। 135 ए पढ़ेंगे और इसी के साथ पैरा नंबर 333 एक साथ पढ़ना है। एक साथ इसलिए पढ़ना है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अकाल में नहीं, अकाल से भिन्न समय में, और उसके शव की पहचान नहीं हो पाती, तो पुलिस क्या करेगी, उसके धर्म की पहचान करेगी
और धर्म की पहचान करने के पश्चात उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करेगी। धर्म की पहचान संभव तो करे, पूरा प्रयास करे। सेम वही बातें अगर अकाल के समय कोई भूख से तड़प कर मर जाता है, रास्ते में लाशें पाई जाती हैं, तो पुलिस का क्या कर्तव्य है? पारा 333 में कि पुलिस ऐसे व्यक्ति के धर्म की पहचान करने का प्रयास करे और अंतिम संस्कार धर्म के अनुसार करे। अगर हिंदू हैं तो जला दे, मुस्लिम या सिख हैं तो गाड़ दे आपका, ये आपका किया जाता है। यानी कि ये दोनों धाराओं दोनों पैरा में है। एक पैरा में सामान्य 135 में और अकाल में मर गया है पता नहीं है, तो कौन सा पैरा? 333। देखिए, भले अब आपका अनाज की रखा जाता है, अनाज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका अभी आपका 70-80 साल पहले जाइए तो इतना अनाज नहीं होता था। एक एक दाने के लिए लोग मोहताज होते थे। आपका इतना विकास नहीं था। अगर किसी साल बारिश नहीं होती थी, अगर 2 साल बारिश न हो, तो लोग भूखे मरने के कगार पर आ जाते थे। ये भी है। अब तो भाई सुख सुविधाएं साधन हैं, आपका देख ही रहे हैं। बारिश न हो तो आपका जो पानी है जमीन के अंदर या नदी का, उससे सिंचाई की जाती है। या विदेशों में तो आपका हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जाता है, बारिश ना हो। भारत में अब अभी समय लगेगा। नहीं तो वहाँ तो आप अमेरिका अमेरिका चले जाइए तो आपका मैंने विमान उमान से सिंचाई होती है भाई। अगला देखिए, पैरा 233 महत्वपूर्ण था, इसको जरूर याद करिए करिएगा। अब आइए इसके बाद से आपका पैरा इधर तो कम पूछा जाता है। अब आ जाइए अध्याय 27, चैप्टर नंबर 27, विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्तव्य। यानी कि स्पेशल जो एक्ट बने हैं, या इस आपका जो स्पेशल जो रूल बने हैं, उनके तहत भी पुलिस के कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य कानून का मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी के अलावा जो अन्य कानून हैं, उन कानूनों में भी पुलिस को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। तो इधर भी छांट छांट के ही पढ़ना रहता है। आइए देखा जाए, आपका ये जो पढ़ना है पैरा 338 से लेकर, हाँ तो कहीं है, देखिए पैरा 369, इसमें आपका छः सात पैरा भाई पढ़िएगा। मैं बताऊंगा कौन कौन पढ़ना है जो मुख्य मुख्य है आपका, लेकिन हर एक का एक एक लाइन उल्लेख कर दिया जाए और जो मुख्य होगा उसको डिटेल में हम बताएंगे। देखिए, पहला आपका है कि पैरा 338 पुलिस एक्ट की सूची आपका एसपी ऑफिस तथा प्रत्येक थाने पर रखा जाना। इसका मतलब देखिए क्या हुआ। जितने भी कानून हैं जिस जो पुलिस से रिलेटेड हैं, या तो पुलिस को अधिकार उसमें दिए गए हैं या पुलिस का कर्तव्य बताया गया है, सबका जो बेयर एक्ट रहेगा वह थाने में रखा जाएगा। फिर एक बार समझिए, यानी कि जितने कानून हैं, चाहे एससी एसटी एक्ट हो, आयुध अधिनियम हो, एनडीपी हो, पास्को एक्ट हो, सब जे एक्ट हो, जितने कानून हैं जो पुलिस से क्या है रिलेटेड है, जिसमें पुलिस का राइट या ड्यूटी बताई गई हैं, उनकी सबकी एक एक प्रति कम से कम थाने में क्या की जाएगी, रखी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़े तो पुलिस वाले तुरंत बेयर एक्ट निकालें और तुरंत क्या करें, देख लें। आपके पास भी उतना बेयर एक्ट नहीं होगा जितना कहाँ रहता है। जो भी बेयर एक्ट में संशोधन होता है, जो नया कानून बनता है,
सरकार प्रत्येक थाने को कम से कम वह भेजती हैं, या जो भी नया आदेश आता है उसको भी भेजती हैं कि थानेदार और पुलिस वाले नए नए कानूनों से क्या रहें, अवगत। तभी तो काम करेंगे कि भाई नए नए कानूनों से क्या रहें, अवगत रहें। अगला देखिए आपका ये पैरा 338 में है, और आपका इसे कह सकते हैं कि कम पढ़ना रहता है, माने इसको पूछा नहीं जाता। अब पैरा 339 पूछा जाता, अंडरलाइन करिए। भगोड़े सैनिक के गिरफ्तार होने पर कार्यवाही, यानी कि जो सैनिक भाग गया है उस सैनिक के गिरफ्तार होने पर क्या कार्यवाही की जाएगी, अब ये हमें देखना है। तो आपका जब भी ये क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए आपका पैरा 339 से क्वेश्चन बनता है। और ये जब पैरा पढ़िए कि अगर कोई सैनिक भगोड़ा है और गिरफ्तार किया जाता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी। जब भी इसको पढ़िएगा तो सीआरपीसी की भी कुछ धाराएं पढ़िएगा, उसको लिख लीजिए। एक सीआरपीसी की धारा पढ़ना है 41, उसको लिखिए तो पढ़ा भी जाएगा 41। और दूसरी सीआरपीसी की धारा पढ़ना है 375। 475 भाई, 3 नहीं, 475। 475। दो धाराएं पहले देखिए, उसके बाद ये पैरा आपका 339 हम पढ़ाते हैं। पहला आपका 41 देखना है। आपका आज भी बताया जाएगा कि अगर कोई सेना का भगोड़ा है, सेने सेना का अभित्याजक है, अभित्याजक मतलब कि सेना की नौकरी छोड़कर क्या कर चुका है, भाग गया है। तो पहला पॉइंट ये समझना है कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत पुलिस ऐसे भगोड़े को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। ये पुलिस को किस धारा में सीआरपीसी के पावर है, आपका 41, अभी बता भी जाएगा। दूसरा आपको देखना है कि अगर ऐसा भगोड़ा गिरफ्तार होता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट देखते हैं कि इसका मामला हमारे न्यायालय में नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। कहाँ चलेगा, भागा है तो ये जिला न्यायालय में नहीं, कहाँ, सैन्य न्यायालय में। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट आदेशित करेंगे एसपी को कि इस भगोड़े को इसके यूनिट के कमांडिंग अफसर को क्या किया जाए, सौंप दिया जाए। क्यों सौंपा जाए, क्योंकि भागा है सेना की नौकरी छोड़कर, तो इसका मुकदमा अब कोर्ट मार्शल होगा। तो कहा जाता है ना कि इनका कोर्ट मार्शल हो गया, तो यानी कि सेना में आप नौकरी पा सकते हैं लेकिन स्वेच्छा से छोड़कर भाग नहीं सकते। यानी कि आपका देख ही रहे हैं, आपका अमेरिका जहाँ जहाँ जाता है ये सही बात है कि हथियारों को बेचने में पहला है, और पैसा पैसा पैसा। अफगानिस्तान को भी हथियार बेचा, पैसा वसूला और बाद में छोड़कर भाग गया। यूक्रेन को भी हथियार बेचा, पैसा वसूल लिया तो बाद में छोड़कर क्या किया,
भाग गया। और आपका सन की यही ट्रम्प रहता तो अब तक कुछ न कुछ विश्व युद्ध शुरू हो जाता। वो सनकी था, जैसे ट्रम्प सनकी था वैसे ही पुतिन भी सनकी है। अब ये है कि भाई देखिए, जब पावर मिल जाता है तो ये ज़्यादा लोग बर्दाश्त पावर को नहीं कर पाते, आपका तानाशाह बन जाते हैं। यानी कि आपका रूस के राजधानी मॉस्को में ही हजारों लोग रूस के कार्य का विरोध कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज सेना से प्रदर्शनकारियों को दबवा दिया जा रहा है। यानी कि लोग वहाँ के ये कह रहे हैं कि भाई ये काम गलत है। अगर ऐसा काम होने लगा तो इस प्रकार तो जो बड़ी मछलियाँ हैं वह छोटी मछलियों को निगल जाएगी। यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं पावरफुल, ये जो छोटे छोटे देश हैं आपका कुछ न कुछ कारण दिखा के ये तो कब्जा कर लेंगे, भाई कब्जा कर ही लेंगे। जैसे चीन है तो कई पड़ोसी देश हैं छोटे छोटे, कह देगा कि हमारे ऊपर ये कर रहे, कब्जा कर ले ताइवान इत्यादि पर, अमेरिका कब्जा कर ले, ब्रिटेन कर ले, और तब तो भाई बचा ही क्या संप्रभुता। और संयुक्त राष्ट्र संघ इधर आपका पूर्णतः पंगु हो गया है। पहले कुछ काम भी करता था लेकिन इधर कोई भी कोई बात ही नहीं मान रहा है। तो ऐसी हो तो अलग मामला है। यानी कि अगर भाई रूस को आपका अब तक यूक्रेन के जो शासक थे रूस का समर्थन करते थे तो पसंद थे, और जैसे ही रूस का समर्थन न किए तो आप आक्रमण करके क्या करिए उनका, उनको दमन कर दीजिए। तो ये भाई गलत बात है। ये तो आपका रूस ऐसा अगर करने लगा तो जो 16 देश बने थे रूस को टूटकर, तो फिर रूस क्या करेगा, 16 देशों पर आक्रमण करे और सबको फिर से सोवियत संघ बना दे। और यही तो। और पुतिन को भाई वो तो आपका ये कह सकते हैं कि जो पुतिन जी हैं आपका ये जनता द्वारा तो चुने नहीं गए हैं। भारत में 5 साल में तो चुनाव होता है, वहाँ तो अनंत काल तक है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक क्या रहेंगे, गद्दी पर। और आपका वही कल ही समाचार में दे रहा था कि कितनी घड़ियां हैं, कितने करोड़ का आपका ये है। यानी कि कई अरब की महल और संपत्ति उनके पास है, जो विश्व के किसी भी आपका नेता के पास जल्दी नहीं है। यानी कि जो आपका किम है उसके पास भी इतना आपका लग्जरियस चीजें नहीं है। कई करोड़ की तो आपका घड़ी है, कई करोड़ अरब का बंगला दिखा रहा था कल। तो अलग बात है, मैंने ऐसा होने लगे तो विश्व के जो छोटे छोटे देश हैं उनका अस्तित्व ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये कहने का मतलब। आगे देखिए भाई आपका, तो हम बता रहे थे भगोड़े, तो आपका यही है पारा 339 कि भगोड़े सैनिक के गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया क्या होगी। तो भगोड़ा सैनिक गिरफ्तार होता है तो उसे पेश किया जाएगा। और कहाँ पेश किया जाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 2 लाइन याद रखना है, गिरफ्तार होता है तो कहाँ पेश किया जाएगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है इसमें। और आपका जो देखिए, और कमांडिंग अफसर को क्या किया जाएगा, सौंपा जाएगा। ये तो देखिए सीआरपीसी की एक धारा ही बतानी है ना। ये तो आपका सीआरपीसी की धारा 41 हमने बताया कि ऐसे भगोड़े को पुलिस वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। 475 आपका पढ़ना है। और 475 में ये है 475 में कि अगर ऐसा भगोड़ा गिरफ्तार होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होता है, मजिस्ट्रेट देखते हैं कि इसका मामला तो सेना न्यायालय द्वारा विचारणी है, तो ये पुलिस को आदेशित करेंगे कि इसे इसके सेना के यूनिट के कमांडिंग अफसर को क्या किया जाए, सौंप दिया जाए। तो पुलिस वाले सौंप देंगे लिखा पढ़ी करके। तो कहाँ मुकदमा चलेगा, जिले में नहीं बल्कि कहाँ, अब कोर्ट मार्शल होगा। आइए आपका 340 भी नहीं पढ़ना है। सैनिक के भगोड़ा होने पर की जाने वाली कार्यवाही, तो जैसे ही कोई सैनिक भागता है तो उसका कमांडिंग अफसर
यानी कि जो उसका हेड है वह तुरंत स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस को सूचना करे कि और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अधीक्षक ऐसी कार एसपी साहब ऐसी कार्यवाही करेंगे जैसा उचित हो। यानी कि जो उस एरिया से सबसे नज़दीक थाना है उसको सूचित करे, फिर जो सबसे नज़दीक की स्टेशन है वहाँ भी सूचित किया जाए रेलवे पुलिस को कि ऐसा हुलिया है और ये भागेगा, तो हो सकता है ट्रेन पकड़कर क्या करे अपने गांव या दूसरी जगह भागे, तो वहाँ पकड़ लिया जाए तो स्टेशन पर ही क्या करिए, पकड़ लीजिए। 341 देखिए, भगोड़े की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा। तो ये भी घोषणा हो सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इस सैनिक भगोड़े को गिरफ्तार करेगा उसे पैसा दिया जाएगा पुरस्कार। तो पुरस्कार कितना रुपया है, बहुत कम है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 5 रुपया। 5 रुपया की तो चाय भी नहीं आएगी अब जल्दी। 5 रुपया, अभी इसको बढ़ाना चाहिए लेकिन वैसे ही रह गया। देखिए 1861 में ये था, आज आपका कई लाख हो जाएगा 5 रुपया की उस समय कीमत। अगला देखिए पैरा 342, भगोड़े के पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर प्रक्रिया। तो अब पढ़ना नहीं है क्योंकि प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ। कमांडिंग अफसर को सौंपे, इनाम की मांग करे, कितना इनाम की, 5 रुपया। देखिए आपका ये भी 343 छोड़ दीजिए, आपका 344 छोड़ दीजिए, आपका 345 छोड़ दीजिए, आपका 346। अगर फैक्ट्री में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फैक्ट्री के मालिक का ये कर्तव्य है कि वह थाने को सूचना दे कि हमारी फैक्ट्री में इस व्यक्ति की दुर्घटना या इत्यादि के कारण से क्या हो गई है मृत्यु। तो पुलिस केस करती है और उसमें आपका मुआवजा मिलता है, यानी कि मृतक को फैक्ट्री से क्या मिलेगा, मुआवजा। तो आपका सूचना देना। इसके बाद आपका 351 पढ़ना है पैरा, भाई अंडरलाइन करिए। सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने की अनुमति कभी न दिया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पुलिस कभी भी सार्वजनिक रूप से लोगों को जुआ खेलने की अनुमति देगी कि नहीं, नहीं देगी। इसके बाद आपका जो पढ़ना है, कई मैंने इसमें छोड़ छोड़ कर ही पढ़ना है इसमें। आपका पैरा 357 अंडरलाइन करिए। एसपी द्वारा डीएम को गंभीर अपराध की सूचना दिया जाना। अगर कोई सीरियस अपराध इलाके में हो जाता है तो पुलिस अधीक्षक का ये कर्तव्य है 357 में कि वह इसकी सूचना किसको दे, जिला मजिस्ट्रेट को। बस एक लाइन, किसको दे। इसके बाद आपका मैंने कह सकते हैं कि 358 मेलों में पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित नियम, ये अलग आपका मैनुअल बना है। तो मेले में भी विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मेला आपका थाना बनता है, तमाम चीज़ें, और मेले में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य किसका है, पुलिस का ही। इसके बाद 359 आपका अंडरलाइन करिए, 357 के बाद 359 अंडरलाइन करिएगा, एक एक लाइन के। और पुलिस की को काजी हाउसों का निरीक्षण करने का अधिकार। यानी कि इसका मतलब काजी हाउस मैंने जहाँ जानवर पकड़ के रखे जाते हैं। देखिए काजी हाउस मैंने जैसे कि आपका मान लीजिए कि रोड पर जानवर घूमते रहते हैं, तो नगर निगम का ये कर्तव्य है कि वह आपका जानवर पकड़ने वाली गाड़ी लाए, जानवरों को पकड़े और घुमंतू कुत्ते और जानवरों को पकड़कर सुअर भैंस गाय को काजी हाउस पहुंचा दे। काजी हाउस मतलब एक ऐसा स्थान जहां की जानवरों को आपका रखा जाता है, जो पकड़े गए जानवर हैं इत्यादि।
आपका जैसे कि आपका सांडों को छोड़ दिया गया है, बैलों को, तो अब सरकार को याद आया कि किसान परेशान हैं, ये जो सांड हैं ये तो आपका खेत ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। तो हो सकता है कि योगी जी घोषणा कर दे कि जिनका जिनका खेत सांड के नुकसान से पहुंचेगा उन्हें हम क्या देंगे, भाई आपका मुआवजा देंगे। हो सकता है, क्योंकि अभी आपका कुछ चरण क्या है बाकी। हो सकता है बीच में आपका एक सी गुफा छोड़ दें, तो अलग बात है भाई। हो गया घोषणा। चलिए ठीक है। अब क्या लास्ट, अब देखिए आगे, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है कि किसानों को बहुत बड़ा क्या हो रहा है, और जब सरदार बोल दिया तो आपका ये जो रंगा बिल्ला है, यानी कि जो सरदार के नीचे है, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यानी कि आपका गब्बर सिंह बोल दिया तो ये जो गए थे तो आपका उनका क्या होगा आगे देखिए। आपका भाई काजी हाउस आ गया ना अब, जहाँ जानवर पकड़ के रखे जाते हैं। देखिए एक और उदाहरण बता दें। जैसे गांव में कोई जानवर किसी के खेत में आपका अन्य को नुकसान पहुंचाया है, तो खेत का मालिक जानवर को पकड़ता है और उसको काजी हाउस में जाकर दे देता है। तो जब आप अपने जानवर को छुड़ाने जाएंगे तो काजी हाउस वाले पैसा लेते हैं, और यानी कि कुछ आप पर जुर्माना लगता है, वही टैक्स हो। और शहर में आप देख सकते हैं, यहीं नगर पालिका अगर सक्रिय हो जाए तो रोड पर भैंस गाय गाय और सुअर कुत्ते दिखेंगे नहीं, लेकिन आपका गाड़ियां घूमती रहती हैं, रोज दो चार गाय भैंस पकड़ कर ले जाएंगे, और फिर आप जाकर पैसा देकर क्या करिए, काजी हाउस से छुड़ाइए। फिर वही कहानी, फिर 4 दिन बाद पकड़ा जाएगा। तो आपका देख ही सकते हैं शहर की क्या हालात है। तो अगला देखिए आपका, ये पैरा 359 भाई, काजी हाउस में का निरीक्षण पुलिस कर सकती है। कौन सा पैरा, तो आपका 359। मैंने सामान्यतः देखिए, सामान्यतः निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपका पुलिस के उद्देश्य के लिए उन्हें देख सकती है। लेकिन सामान्यतः आपका वहाँ निरीक्षण करने का आपका अधिकार नहीं है, ये जानना है। अगला देखिए, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है इसमें, अरे भाई आगे बढ़िए काम, ये आपका 366 अंडरलाइन करिए अब, 366। पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदार के आचरण की जांच। पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदार के आचरण की जांच, यानी कि वही शराब वाला कांड है। अगर किसी गांव में अवैध शराब पाई जाती है या अवैध शराब से लोग मरते हैं, तो ऐसी दशा में आपका अभी आजमगढ़ में मरे हैं लोग, यानी कि मरते रहते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आजमगढ़ का मामला आया है, कुछ लोग मरे हैं, तो आबकारी इंस्पेक्टर और कुछ कर्मचारी निलंबित हुए हैं। अरे भाई निलंबन क्या, डायरेक्ट बर्खास्त करिए, फिर बहाल हो जाएंगे 2-3 माह बाद, और लोग मरते रहेंगे। तो ये सही बात है कि पुलिस को सब पता है कि किस इलाके में कौन सा अवैध काम हो रहा है, लेकिन वही है पैसा पैसा पैसा, और पैसे के बल पर लोग मरते रहे। बिहार में भी खूब पैसा चलता है, यानी कि पुलिस इस मामले में, कई नेता शिकायत भी किए नीतीश जी से कि अब शराब बिक रही है बिहार में, जो 10 का है 50 में बिक रहा है, और पुलिस क्या का खा रही है, पैसा। और उसी में कभी स्प्रिट ज़्यादा हो गई तो कई 100 लोग या कितने लोग मर भी जाते हैं। आपका जैसे पौआ कहा जाता है, सुनिए ना, पौआ बहुत दम रहता है, जो पियक्कड़ रहते हैं, आपका बहुत दम रहता है। जैसे कि किसी से पैसा मांगना है, नहीं दे रहा है, तो एक अच्छी बोतल लाइए, और देखिए बोतल कितना कमाल करती है, बोतल नहीं शराब उसमें की। अब पीने वाले बोतल जब पी लेंगे
तो कुछ भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, ज़मीन भी बेच सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, चेक भी। और 2-4 आदमी और मिल गए पीने वाले तो और अच्छा। यानी कि बहुत काम करती हैं ये चीज़ें। तो आगे देखिए आपका, अगर स्पिरिट से या जहरीली शराब से लोग मरे हैं, बीमार पड़े हैं, तो क्या ग्राम चौकीदार आपका क्या कर रहा था गाँव में? तो ग्राम चौकीदार क्या उपेक्षा तो नहीं बरता? क्यों नहीं सूचना दिया कि इस इलाके में अवैध शराब बेची जा रही है? तो एसपी साहब किसकी जांच कर सकते हैं? ग्राम चौकीदार के आचरण की। और आपका चूंकि केवल जांच कर सकते हैं। मैं बताया था कि ग्राम चौकीदार को बर्खास्त करने का पावर किसको है? जिला मजिस्ट्रेट को। तो किसको रिपोर्ट भेजेंगे? डीएम को। क्या रिपोर्ट भेजेंगे अगर सही पाया जाए कि इनको क्या करिए, बर्खास्त? क्योंकि ये गांव में शराब बेचा जा रहा है, कई लोग मर गए और ये तो पुलिस को क्या नहीं दिया सूचना। इसके बाद आइए प्रधान जी का भी देख लिया जाए भाई, क्यों 367 देखिए, ग्राम के मुखिया के विरुद्ध कार्यवाही। यानी कि अगर किसी गांव में शराब बन रही है या शराब से मौत हो रही है, अवैध शराब से, तो गांव के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्हें जानकारी है तो इस मामले की रिपोर्ट कहाँ करें? थाने पर, कि हमारे गांव में, इस इलाके में, इनके घर में अवैध शराब क्या होती है, स्प्रिट बनाई जाती है। अगर मुखिया जानते हुए, मुखिया मतलब प्रधान जी, यानी कि ग्राम प्रधान जानते हुए सूचना नहीं देते, तो ऐसी दशा में आपका ग्राम प्रधान के विरुद्ध भी क्या चल सकता है? मुकदमा, कि आपने सूचना देने में क्या किया है लोग, जबकि आपको पता है कि आपके गांव में यानी कि क्या बन रही है, मादक पदार्थ या स्प्रिट या अवैध शराब। इसके बाद आपका पैरा 368 विशेष पुलिस अधिकारी। ये देखना नहीं। इसके बाद 369 भाई लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, 369 मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पुलिस के कर्तव्य। तो मोटर वाहन अधिनियम के पुलिस के कर्तव्य के लिए आपका माने व्हीकल एक्ट जो बना है उसमें नियम है। तो कभी पुलिस को दे भी सकती है सरकार नियम बना के, और कभी ट्रैफिक पुलिस को दे देती है कार्य। यानी कि आपका कभी सामान्य पुलिस को और कभी क्या करती है, यूपी में भी ऐसा हुआ है कि वाहनों की चेकिंग, तो आप देखे होंगे कभी पुलिस को दे देती है सरकार, के पुलिस भी कर सकते हैं नियम बना के। तो जब 2-4 जगह आपका देखती है कि वीडियो वायरल हुआ पुलिस द्वारा टार्चर करते हुए, यानी कि बाइक वालों को मारते हुए, घसीटते हुए, तब फिर पुलिस से लेकर किसको देती है? ट्रैफिक पुलिस को। इसमें भी कमाई ही कमाई है, कोई इसमें शक नहीं भाई। आपका देखते हैं चौराहे पर आपका रसीद न कटाइए, अब तो भाई आपका मैंने कह सकते हैं कि कैमरा लगा है, तो कैमरा भी ज़्यादातर ध्वस्त ही है। लोग रोज मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक नियमों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। तो अलग बात है आपका। नहीं भी हो गया भाई, नहीं तो और आपका इसमें, चलिए अब कल इसको बताया जाए कितना हुआ आपका, 370 हो गया, 69।